तो आज की कहानी है टाइटैनिक की। टाइटैनिक जो सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह एक भावना, एक अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना और सबसे बड़ी बात, इंसानी घमंड का प्रतीक, जिसे प्रकृति ने बस पल भर में डुबो दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनोखे लाल में। 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्र पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए दो बड़ी कंपनियों में होड़ लगी हुई थी। उसमें से एक थी व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी थी कर्नाड लाइन, और दोनों के बीच एक भयंकर प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। कर्नाड लाइन के पास लुसिटानिया और मैरिटानिया जैसे जहाज थे, जो अपनी रफ्तार के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रूस इसमे ने एक अलग रणनीति चुनी। उन्होंने सोचा कि रफ्तार के मामले में तो हम इन लोगों को टक्कर नहीं दे सकते, तो हम भव्यता और विलासिता में, यानी लग्जरी में, इनके साथ मुकाबला करेंगे। उन्होंने अपना पूरा अप्रोच, पूरा दृष्टिकोण विलासिता और बड़े आकार पे केंद्रित किया, और उसके बाद बना एक ऐसा तैरता हुआ महल जिसे दुनिया टाइटैनिक के नाम से जानने लगी। टाइटैनिक को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बेलफास्ट के हाईलैंड एंड गुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को बनाने के लिए 3 पहले से मौजूद यार्ड को ध्वस्त करके 2 बड़े यार्ड बनाने पड़े। 15,000 से भी अधिक मजदूरों ने 3 साल तक इस प्रोजेक्ट पे काम किया, और जब आखिरकार ये तैयार हुआ, तो यह इंसान द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी चलने वाली वस्तु बन गई और एक इंजीनियर मार्वल बन। अंदर से टाइटैनिक किसी शाही महल से कम नहीं थी। एक तैरता हुआ एक छोटा शहर, उसके अंदर शानदार शीशे के गुंबद वाली सीढ़ी का भी उल्लेख है। एक तैरने का तालाब, स्क्वैश कोर्ट, टर्किश बाथ के लिए अलग से एक पूल, और यहाँ तक कि एक जिम भी थी, और जिसमें नकली घोड़े और ऊंट की सवारी देने वाली मशीनरी भी थी। यह किसी भी आधुनिक विलासवादी क्रूज जहाज के बराबर थी। शायद उस समय के हिसाब से उससे भी बेहतर थी। खाने पीने की व्यवस्था तो बहुत ही अद्भुत थी। टाइटैनिक के रवाना होते वक्त टाइटैनिक पे लगभग 34,000 किलोग्राम मीट, 40,000 अंडे और 40 टन आलू भरे गए थे। और एक कहा जाता है कि टाइटैनिक की तीसरी श्रेणी भी कई दूसरे जहाज़ों के प्रथम श्रेणी से भी बेहतर थी। तकनीकी स्तर पर यह बहुत ही सुरक्षित मानी जा रही थी। इसमें डबल हल था, यानी दोहरी तली थी। यानी अगर जहाज नीचे से किसी पत्थर से रगड़ भी खा जाए, तो भी एक तली ध्वस्त होने के बाद भी दूसरी तली वैसे ही बनी रहेगी। इसके बाद इसमें 16 वाइड वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, और कहा जाता था कि अगर किसी 4 में भी पानी घुस जाता है, तो भी बाकी 12 जहाज को समंदर के ऊपर बनाए रखेंगे। इसके साथ इसमें आधुनिक पंपिंग स्टेशन भी थे, जो पानी के अंदर जाने वाले जहाज को तुरंत बाहर निकाल सके। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर डिजाइन की खामी थी, जिसे लगभग सभी ने नज़रअंदाज कर दिया। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऊपर से खुले हुए थे, यानी कि जब किसी में पानी भर जाए, तो वो छलक कर दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकता था। जैसे बर्फ बनाने के लिए ट्रे भरते हैं, तो किसी एक ही कंपार्टमेंट में पानी डालते हैं, और वो छलक कर दूसरे कंपार्टमेंटों में भरने लगता है। इस खामी को उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया, और आगे जाके यही खामी जानलेवा साबित हुई, और 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर गया। जहाज एक तरफ झुक गया, अपने ही वजन से टूट के पानी के अंदर समा गया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहाज पर लगभग 32 लाइफ बोट रखने की योजना बनाई गई थी, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के अधिकारियों को लगा कि इससे डेक का लुक खराब हो जाएगा और वो भरा भरा दिखने लगेगा। तो उन्होंने संख्या घटाकर 20 कर दी। 20 लाइफ बोट, जो लगभग 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि जहाज पर लगभग 2200 के आसपास लोग सवार थे। हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय, यानी 1894 का कानून बहुत पुराना था। यह जहाज के वजन के आधार पर लाइफ बोट रखने की संख्या तय करता था, यात्रियों की संख्या के आधार पर नहीं। तो उस पुराने कानून के मुताबिक टाइटैनिक पर जरूरत से ज्यादा अधिक लाइफ बोट थी। लेकिन वास्तविकता में यह एक बुरा फैसला था, जो घमंड और दिखावे के चक्कर में लिया गया था। अटलांटिक महासागर उस रात बिल्कुल शांत था, शीशे की तरह शांत, और यही खामोशी खतरनाक साबित हुई। अगर समुद्र में लहरें होती, तो वो आइसबर्ग से टकराकर
सफ़ेद झाग बनाती और आइसबर्ग को दूर से देखा जा सकता था। लेकिन शांत समुद्र के वजह से और ऊपर से अमावस की रात, कोई चाँद नहीं और कुछ भी रोशनी का इंतज़ाम नहीं, ये खतरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। और जो भी चेतावनियाँ मिली, नज़रअंदाज कर दिया गया। एक नहीं, बल्कि 6 अलग-अलग चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया। इसके बावजूद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने गति को कम नहीं किया और जहाज़ को पूरी रफ़्तार से लगभग 22 नॉट प्रति घंटा की रफ़्तार से चलाया। और यहाँ पर एक छोटी-सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। जहाज़ का क्रू का निगरानी टावर, जहाँ पर दूरबीन रखी थी, वह एक लॉकर में बंद थी और उसकी चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी और जिन्हें आखिरी समय पर इस यात्रा से हटा दिया गया था। जल्दबाजी में वह चाबी लेना भूल गए और बिना दूरबीन के निगरानी में तैनात फ्रेडरिक फ्लीट नंगी आंखों से आगे देख रहे थे और वो बिना दूरबीन के आइसबर्ग को देखने में असमर्थ रहे और ये हादसा हुआ। रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट को आइसबर्ग दिखाई दिया, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए समय था सिर्फ 37 सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज को फोन करके चिल्लाया, सामने आइसबर्ग है, आइसबर्ग अहेड। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने तुरंत आदेश दिया कि जहाज को बाई ओर घुमाया जाए और इंजन को उल्टा चलाया जाए ताकि जहाज की रफ्तार धीमी हो और उसे मुड़ने का वक्त मिले। लेकिन उसकी विशालता उसके दुश्मन बन गए। वह पूरी तरह से मुड़ नहीं पाया। आइसबर्ग उसके ताई और लगभग 300 फीट तक रगड़ता गया और जैसे एक चाकू मक्खन को काटता है, वैसे ही बर्फ ने लोहे को चीर दिया और 4 की जगह 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। जबकि 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बावजूद भी जहाज तैरता रहता, लेकिन 6 का मतलब था खेल खत्म। लेकिन इस पूरी अराजकता के बीच कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको दिल को छू लेगी। जहाज का बैंड, यह शायद टाइटैनिक से जुड़े सबसे यादगार और भावनात्मक कहानी है। डेक पे खड़े होकर आखिरी पलों तक उन्होंने संगीत बजाना नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि क्या होने वाला है और वो भी बचने वाले नहीं है। लेकिन संगीत के ज़रिए उन्होंने लोगों का हौसला बनाने की पूरी कोशिश की। वे अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे थे, सम्मान के साथ। आज भी इस बात पे बहस होती है कि उनका आखिरी गाना क्या था, लेकिन उनकी बहादुरी पे कोई सवाल नहीं उठता। रेडियो ऑपरेटर मदद के लिए सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन उस समय रेडियो सिग्नल के लिए कोई नियम तय नहीं था, जबकि टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप सीओडी और एसओएस दोनों तरह के सिग्नल भेज रहा था और बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे दुखद बात यही थी कि सिर्फ 10 मील दूर खड़ा एक जहाज एसएस कैलिफोर्निया अपने रेडियो को बंद करके सो रहा था, क्योंकि उनके वायरलेस ऑपरेटर को कैप्टन की तरफ से यही आदेश मिला था कि आप रेडियो बंद करके अभी सो जाइए। अगर वो मदद आ जाती तो इतनी जानी नहीं जाती। लेकिन इन सभी कहानियों के साथ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। मेसी डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक इसिडोर स्ट्रॉस और उनकी पत्नी आइडा, जब उन्हें समझ आ गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। जबकि आइडा को स्त्री होने के नाते लाइफ बोट में चढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने लाइफ जैकेट को नौकरानी को देकर उसे लाइफ बोट में बिठा दिया और आखिरी बार उन्हें डेक पर एक साथ ही देखा गया। और एक ऐसी अन्य कहानी है बेंजामिन गुगेहाइम की। एक अमीर उद्योगपति, जब उन्हें समझ आया कि बचने की उम्मीद ना के बराबर है, तो वह अपने नौकर के साथ केबिन में गए। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और डेक पे आ गए और उन्होंने कहा कि हमने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और हम जेंटलमैन की तरह डूबने के लिए तैयार हैं। उसके साथ जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, वह खुद भी उस यात्रा पे थे। आखिरी पलों तक उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और सबको ये निर्देश देते रहे कि जहाज का फर्नीचर पानी में डाल के उस पे चढ़ के तैरने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बचाया, वो जहाज के साथ ही डूब गए। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी जहाज के साथ ही पानी के अंदर समा गए। लेकिन इन बहादुरियों की कहानी के साथ भी एक कड़वा सच जुड़ा हुआ था, जो था क्लास का भेदभाव।
आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पहली श्रेणी में लगभग 97% महिलाएं बच गए, लेकिन तीसरी श्रेणी में यह आंकड़ा सिर्फ 46% था। इसकी मुख्य वजह क्या थी? तीसरी श्रेणी के केबिन डेक से बहुत दूर थे। जब तक उन्हें खबर मिली, वो रास्ता ढूंढ पाए, तब तक ज़्यादातर लाइफ बोट पानी में उतर चुकी थी और कई जगह पे दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उन्हें ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला। सुबह के 4 बजे तक आरएमएस कार्पेथिया मदद लेके पहुंचा और सिर्फ 712 लोगों को ही बचा पाया। 2224 में से 1512 लोग पानी के अंदर समा गए और इस आपदा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसके बाद जो जांच हुई, उसमें समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह जांच बिठाई गई और इस आपदा के वजह से कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। 1912 में रेडियो एक्ट पास हुआ, जिसके तहत सभी बड़े जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो ऑपरेटर का रहना अनिवार्य कर दिया गया। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी साइन हुई, सोलास, जिसे यह सुनिश्चित कर दिया कि जहाज पर मौजूद हर आदमी के लिए लाइफ बोट होना अनिवार्य है और अटलांटिक महासागर के आइसबर्ग पर नज़र रखने के लिए एक इंटरनेशनल पेट्रोल की भी स्थापना हुई, जो आज भी काम कर रहा है। जहाज के डिज़ाइनों में भी मौलिक बदलाव हुए, दोहरी दीवारें और ऊंचे वाटर टाइट दीवारें जो ऊपर से भी बंद हो। तो टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज डूबने की कहानी नहीं है, यह है एक सपनों की, छोटी-मोटी चूकों की और इंसानी बहादुर और उसी के साथ वर्णभेद और इंसानी घमंड की भी कहानी है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के सामने इंसान का घमंड कितना छोटा है। लेकिन इस दुखद अंत की एक सकारात्मक विरासत भी है। यह नए सुरक्षा नियम कानून का जन्मदाता भी है और छोटी-छोटी सावधानियों को ज़्यादा गंभीरता से लिए जाने की शुरुआत भी है। आज टाइटैनिक का मलबा समंदर में पड़ा हुआ है और एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक नया बैक्टीरिया खोजा गया है जिसका नाम टाइटैनिका रखा गया है और यह बैक्टीरिया धीरे-धीरे टाइटैनिक के इस्पात को खा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि टाइटैनिक का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, लेकिन टाइटैनिक की कहानी और उसकी यादें इंसानी ज़हन में हमेशा के लिए बने रहेगी। ये थी कहानी टाइटैनिक की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।